हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत करते हैं आपके ही यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान सेंटर में। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग लेकर के आए हैं जिस टॉपिक का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। मतलब संस्कृत साहित्य के लेखिका के बारे में कि लेखिका मतलब क्या, महिलाओं के बारे में। जो महिला लेखिका थी, लेखक जो होते हैं पुरुष को कहा जाता है और लेखिका महिला को कहा जाता है। तो साहित्य का मतलब कुछ कविताएं या कहानियाँ इस प्रकार के जो लिखे हुए थे। तो संस्कृत में कौन कौन ऐसी जो लेखिका थी, जो महिला थी, जो कि क्या थी, महिलाओं के पहले वैदिक काल से ही क्या किया है, उत्साहित किया है उन लोगों ने। तो हम लोग आज संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर जो है, चौथा चैप्टर है संस्कृत का, हम लोग आज जानेंगे कि कौन थी या क्या था। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। आइए चलते हैं हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका। मतलब संस्कृत साहित्य का लेखिकाएं आप लोग को बता दिए पहले भी कि महिलाओं को लेखिका कहा जाता है और लेखक पुरुष को कहा जाता है। तो संस्कृत साहित्य का लेखिका, एक बात बता दें कि संस्कृत ग्रामर मतलब संस्कृत व्याकरण के जननी पाणिनि को माना जाता है। पाणिनि जो थी संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। और यदि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि जो थे पुरुष थे, वो जो थे संस्कृत व्याकरण की रचना किए थे। हाँ, मेरे मुताबिक ऐसे नाम देखने से तो लगता है कि महिला है, लेकिन थे वो पुरुष, हमने कहीं पढ़ा है। तो आज हम लोग इसके माध्यम से जानेंगे कि संस्कृत में, और वैसे आप लोग जानते भी होंगे कि जैसे कि इस दुनिया को चलाने के लिए जिस प्रकार पुरुष की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार महिलाओं की भी आवश्यकता होती है। यदि महिला पुरुष एक साथ मिलकर चलेंगे तभी एक दुनिया का अच्छा संरचना बन सकता है, या दुनिया बन सकता है या बनी है, दोनों को मिला करके। तो पुरुष का जितना योगदान है उतना महिलाओं का भी योगदान है। तो आप लोग जानिए, आम खाइए गुठली गिनने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से रिलेटेड हम जो है जितने हैं क्वेश्चन करवाएंगे या बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे हम बात बात में सारा कहानी ही बता देते हैं, लेकिन जो हम बताएंगे मुख्य रूप से वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम से बाहर का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बताएंगे। क्वेश्चन एक ही ज़्यादा पूछता है, वो भी पूछेगा कि संस्कृत व्याकरण की जननी किसे कहा जाता है या जनक। तो जननी पाणिनि को कहा जाता है। तो पता नहीं लग रहा पुरुष है कि महिला नहीं। चलते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें हम लोग जानेंगे। देखिए, हम लोग ऋग्वेद में 24 ऋषि पत्नियां थी। ऋग्वेद में जितने मंत्र, मतलब पहले जितने मंत्र लिखे जाते थे ना, उसमें बहुत सारे ऋषि लोग मंत्र लिखते थे, लेकिन ऋषि के पत्नी लोग भी मंत्र का उत्पादन किया था या उच्चारण किया था या लिखा था, उन लोग भी लिखे थे। यदि ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने ऋषियों की पत्नियां मंत्रों का लेखन की है, तो ऋग्वेद में कितने, 24 ऋषि की पत्नी। ऋग्वेद में ऐसा प्रमाण मिलता है ना कि 24 जो थे क्या थी, ऋषियों की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी, ऋषि की। ऋषि मुनि जो साधु संत होते हैं, उनकी पत्नी जो है साधु संत, पहले ऋषि जो थे उनकी ऋषि आयन थी, मतलब पत्नी। तो उनकी पत्नी लोग भी वहाँ लिखते थे। तो ऋग्वेद में कितने, 24
क्या थी, महिलाएं, मंत्र लिखने वाली। ऋग्वेद के अनुसार ऐसा प्रमाण मिलता है। अगला दूसरा, आप दूसरा नोट्स देखिएगा तो दूसरा बोल रहा है कि अथर्ववेद। अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां थी, मतलब 5 ऋषियों की पत्नी का उल्लेख मिलता है किस में, अथर्ववेद में। यदि पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने ऋषियों की पत्नियों का उल्लेख है तो 24। ऋग्वेद में 24, ऋग्वेद में 24। आप लोग साथ साथ बोलिएगा ताकि याद हो जाएगा। जितने भी वीडियो भाई लोग देख रहे हैं या बहन लोग, तो आप लोग साथ साथ बोलिएगा, क्योंकि साथ साथ बोलने से क्या होता है, याद हो जाएगा। आप लोग घर पे पढ़ते हैं तो अच्छा बात है, नहीं पढ़ते हैं तो साथ ही याद हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने ऋषियों की पत्नियां, तो 24। अथर्ववेद में तो 5, अथर्ववेद में 5। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अथर्ववेद, अच्छा वेद कितना है, 4। वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। अगले चैप्टर में उसका पूरा डिटेल में बताएंगे, कुछ है आगे चैप्टर, उसके बारे में वेद में पढ़ना है। वेद वैसे 4 होता है। वेद कितना होता है, 4। यदि पूछेगा कि वेदों की संख्या कितनी है तो क्या बताइएगा, 4। कितनी है तो 4। वेद कितना है तो 4। ऋग्वेद में ऋषि की पत्नियों की संख्या 5, और वो 5 कौन कौन थी, पहला थी यमी, दूसरा अपाला, तीसरा उर्वशी, चौथा इंद्राणी, चौथा पांचवा भगाम भृगी, वगाम भृगी। पहला यमी, दूसरा अपाला, पहला यमी, दूसरा अपाला, तीसरा उर्वशी, चौथा इंद्राणी और पांचवा यामा वंगमा भृगी। पांचवा वंगमा भृगी, इंद्राणी, उर्वशी, अपाला, यामी। आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि 5 ऋषि की पत्नियों का नाम बताएं जिन्होंने अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण किया है, तो आप लोग लिख सकते हैं। वो 5 कौन कौन है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगाम भृगी। चलते हैं आगे की ओर। कहा जाता है कि जो इतने भी थे संस्कृत में जो लेखिकाएं कि जो है मतलब महिलाओं का जो है वो वैद काल से ही शरीर ऊंचा करने का काम किया। क्या है कि हमारे समाज में जो था, पहले महिलाओं को सताया जाता था। आप लोग जानते ही होंगे, इतना तेज पुरुष हैं तो, क्योंकि पहले जो था क्या था कि सती प्रथा था, बहुत सारा ऐसा था, वोट देने का अधिकार नहीं था पुरुष महिलाओं को। समझ में आया कि नहीं, ऐसा बात था। तो ये सब आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए, आप लोग यदि हिस्ट्री पढ़ते होंगे तब। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यदि आपसे पूछे कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था तो मंत्रेयी, या पूछेगा कि मंत्रेयी किनकी पत्नी थी तो याज्ञवल्क्य। मंत्रेयी की किनकी पत्नी थी तो याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मंत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मंत्रेयी। मंत्रेयी किनकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे जिनकी पत्नी का नाम क्या था, मंत्रेयी। मंत्रेयी भी मंत्र लिखती थी या उच्चारण करती थी। याज्ञवल्क्य भी थे। याज्ञवल्क्य की पत्नी मंत्रेयी, मंत्रेयी के पति वो याज्ञवल्क्य। या पूछेगा कि मंत्रेयी किनकी पत्नी थी तो याज्ञवल्क्य की। देखिए, या मंत्रेयी जो थी एक उपनिषद लिखी थी। उपनिषद का नाम था
बृहदारण्यक उपनिषद। मैत्रेयी जो थी एक उपनिषद लिखी थी, उस उपनिषद का क्या नाम था? बृहदारण्यक। यदि पूछेगा आपसे कि बृहदारण्यक उपनिषद का लेखक कौन है, तो मैत्रेयी क्या की थी? लिखी थी इसको। इसमें क्या लिखी थी? तो याज्ञवल्क्य की आत्मज्ञान, मतलब उनके पास आत्मज्ञान की शिक्षा कितना है इसी के बारे में लिखी थी। कौन लिखी थी? यदि पूछेगा कि बृहदारण्यक उपनिषद किसने लिखा है, तो मैत्रेयी ने लिखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो वाल्क्य की आत्मज्ञान की शिक्षा। या आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि याज्ञवल्क्य की आत्मज्ञान की शिक्षा किस उपनिषद से मिलता है? किस उपनिषद से मिलता है? तो आप लोग बता सकते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। किनके? याज्ञवल्क्य की आत्मज्ञान की शिक्षा बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। यदि पूछेगा कि बृहदारण्यक उपनिषद का लेखक कौन है, तो मैत्रेयी। बृहदारण्यक का लेखक मैत्रेयी। बृहदारण्यक के लेखक मैत्रेयी। चलते हैं आगे। ऐसा माना जाता है, हम जानते तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जनक के राज्यसभा के शस्त्रार्थ गार्गी थी। गार्गी जो थी, गार्गी एक ये भी संस्कृत साहित्य के लेखिका थी। संस्कृत साहित्य के लेखिका थी। तो आप लोग को तो पहले मिल गया, एक मैत्रेयी थी, गार्गी थी। संस्कृत साहित्य का लेखिका थी गार्गी। गार्गी जो थी राजा जनक, मतलब जनक सभा के शस्त्रार्थ थी। शस्त्रार्थ मतलब वहाँ शस्त्रों के बारे में, वहाँ जो दरबारी कवि के रूप में होते हैं ना, वही। तो यहाँ पे क्या है ना कि जनक, यदि पूछेगा कि जनक के राज्यसभा के शस्त्रार्थ कौन थी, तो गार्गी। जनक के राज्यसभा के शस्त्रार्थ गार्गी। जनक के राज्यसभा के शस्त्रार्थ गार्गी। अब देखते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियाँ का 150 पद मिलते हैं। कहता है कि लौकिक मतलब आप लोग जानते हैं। लौकिक मतलब जो हमेशा ये घटना इसके बारे में पढ़ा जाता है। लौकिक साहित्य में कितने थे? 40 कवित्रियाँ थी। कवित्रियाँ मतलब लेखिका, 40 लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है। तो आप लोगों को यदि क्वेश्चन पूछेगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियाँ का उल्लेख मिलता है, तो 40। कितने पद मिलते हैं, तो 150, मतलब 150। मतलब क्या? 150। तो 150 पद मिलते हैं और 40 कवित्रियाँ हैं। कहाँ? लौकिक साहित्य, संस्कृत साहित्य में। लौकिक का मतलब, लौकिक विवाह का मतलब नहीं जानते हैं? लौकिक का मतलब जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़, जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ साहित्य होगा, संस्कृत साहित्य, वैसा साहित्य जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ हो साहित्य, वैसा संस्कृत साहित्य को लौकिक संस्कृत साहित्य कहा जाता है। तो 40 कवित्रियाँ थी किस में? लौकिक संस्कृत साहित्य में। जैसे विवाह हम लोग का नहीं होता है, विवाह जो हम लोग गाँव में होता है या
कहीं भी होता है तो रीति रिवाज यही होता है, लेकिन बाकी सब कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन रीति रिवाज यही होता है। इसीलिए हम लोग इसे लौकिक विवाह कहते हैं। लौकिक विवाह का मतलब जैसा भगवान का जो विवाह हुआ था उसमें अलौकिक विवाह में थोड़ा बहुत अंतर है, जैसे कि गाली उली लोग देता है, ऐसा प्रथा है। चलते हैं आगे। विजयांका का प्रथम कल्प विद्यमान है और वह श्याम वर्ण की है। कहता है ये किताब हमारे संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर के द्वारा यह बताया गया है, या कुछ खोज के द्वारा भी बताया गया है कि विजयांका जो थी संस्कृत की पहला साहित्य लेखिका के रूप में इनका मिलता है, कि पहला संस्कृत साहित्य लेखिका विजयांका को ही माना गया है। इनसे पहले कोई शायद नहीं था, नहीं मिला है खोज ऐसा। लेकिन संस्कृत साहित्य के यदि पूछेगा कि प्रथम लेखिका कौन थी तो विजयांका को माना गया है। ऐसा नहीं पूछेगा कि थी, ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि संस्कृत साहित्य के प्रथम लेखिका के रूप में किनको माना जाता है, तो विजयांका को। विजयांका क्या थी? संस्कृत की प्रथम साहित्य लेखिका थी, उन्हीं को माना गया है प्रथम साहित्य लेखिका। और वो उनके बारे में बताया गया है कि वह श्याम वर्ण की थी। ऐसा विजयांका के बारे में नहीं बताया है, इनके लेखन के बारे में बताया गया कि प्रथम लेखन मिला था। विजयांका पुराना सबसे थोड़ी थी, ज़्यादा उम्र के भी कोई हो सकता है। और श्याम वर्ण की है, श्याम वर्ण की है, क्या है? उनकी लेख को बताया गया है कि वह श्याम वर्ण की है। तो पूछेगा कि किनके लेख को श्याम वर्ण के रूप बताया गया है, तो विजयांका की लेख को। किनके लेख को? विजयांका की लेख को श्याम वर्ण के रूप में बताया गया है। आज संस्कृत साहित्य के लेखिका, एक पूछता है 5 लेखिकाओं का नाम, दूसरा विजयांका, अब तीसरा आगे बताएंगे कौन थे। विजयांका को दांडी ने सर्व शुक्ला कहा है। यदि आपसे पूछेगा कि सर्व शुक्ला विजयांका को किसने कहा है, तो दांडी ने। सर्व शुक्ला विजयांका को किसने कहा है, तो दांडी ने। किसने? दांडी ने विजयांका को क्या कहा है? सर्व शुक्ला। सर्व शुक्ला विजयांका को किन्होंने कहा है, तो दांडी ने। दांडी ने क्या कहा है? सर्व शुक्ला। ऐसा माना जाता है कि विजयांका जो थी 8वीं सदी की थी, और वो 8वीं सदी की लेखिका थी। समझ सकते हैं 8वीं सदी, जो 700 ईस्वी के ये कवि थी। आज से लगभग घटा लिए तो 1500-1600 वर्ष पहले की थी। समझ में आया कि नहीं? चलते हैं आगे। कई लोगों का मानना था कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भाट्टिका ही विजयांका है। कई लोग ऐसा मानते थे कि चालुक्य वंश के जो राजा थे, चालुक्य वंश के राजा का क्या नाम था? राजा जो थे चंद्रादित्य की रानी थी। एक रानी, राजा है तो रानी हो गए हैं, जिनसे शादी होगा, ब्याह हुआ, तोहर ब्याह हुआ होगा तो तोरो रानी। तो चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय वाट्रिका को कई लोग विजयांका कहते थे कि विजयांका विजय वाट्रिका ही है, लेकिन इसका सटीक खोज नहीं मिल पाया, सटीक उत्तर कि वही थी या नहीं थी। लेकिन ऐसा माना गया है कि चालुक्य वंश के राजा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि चालुक्य वंश के राजा निम्नलिखित में से कौन थे, तो चंद्रादित्य या चंद्र आदित्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा।
समझ में आया कि नहीं आप लोग? चंद्र आदित्य की रानी कौन थी? विजय वाटिका। चंद्र आदित्य की रानी विजय वाटिका। चंद्र आदित्य की रानी विजय भाट्रिका। चंद्र आदित्य की रानी विजय भाट्रिका। अब विजय भाट्रिका को ही क्या लोग कहते थे? विजयंका। विजय भाट्रिका को ही विजयंका। यह पूछेगा कि विजयंका का दूसरा नाम क्या था? तो विजय वाटिका। विजयंका का दूसरा नाम विजय वाटिका। यहाँ देख सकते हैं विजयंका, इनका दूसरा नाम जो है विजयंका, इनका दूसरा नाम से क्या जाना जाता था? विजय वाटिका। विजय वाटिका किनकी रानी थी? चंद्र आदित्य की। चंद्र आदित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश। हिस्ट्री में पढ़ना आप लोग पढ़ सकते हैं, आगे जाइएगा तब पढ़ने को मिलेगा। देखिए यहाँ दक्षिण भारत के कुछ लेखिकाओं का नाम दिया गया है कि दक्षिण, यदि क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं, 2 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर के संस्कृत के क्वेश्चन में आता है। तो वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन कम नहीं होता है, वो लगभग हमें 20 नंबर के लगता है 16 या 16 नंबर दे करके जाता है। 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं या 10 क्वेश्चन, हमें दिमाग में नहीं है। तो दक्षिण भारत की जो लेखिका थी उनका नाम था शीला भट्टिका, दूसरा थी देव कुमारिका, तीसरा थी राम भद्रम्बा। पहला थी दक्षिण भारत की पहला शीला भट्टिका, दूसरा देव कुमारिका, तीसरा राम भद्रम्बा। पहला शीला भट्टिका, दूसरी थी देव कुमारिका, तीसरी थी राम भद्रम्बा। राम भद्रम्बा कहाँ की लेखिका थी? दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य लेखिका थी। यदि क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य लेखिका कौन है? इन तीनों में से कोई भी यदि नाम आएगा, एक ऑप्शन में रहेगा, वही आप लोग मारिएगा, या शीला भट्टिका, या देव कुमारिका, या राम भद्रम्बा। चलते हैं आगे 10वां जो है नोट्स की ओर। कंपन राय जो थे एक राजा थे, कंपन राय, जिनकी रानी थी गंगा देवी। जिनकी रानी का क्या नाम था? गंगा देवी। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कंपन राय की रानी का क्या नाम था, तो गंगा देवी। या गंगा देवी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी थी, राजा कंपन राय की पत्नी थी। यदि ऐसा पूछेगा कि राजा कंपन राय की पत्नी कौन थी, तो गंगा देवी। गंगा देवी किनकी पत्नी? कंपन राय। गंगा देवी किनकी पत्नी? कंपन राय। रानी गंगा देवी किनकी पत्नी? कंपन राय की। कंपन राय की, या पूछेगा कि कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी। ये बताया गया है कि मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा है। तो ये यदि क्वेश्चन पूछेगा कि मधुरा विजयम नामक महाकाव्य किसने लिखा है, तो गंगा देवी। मधुरा विजयम नामक काव्य किसने लिखा है, तो गंगा देवी। मधुरा विजयम नामक काव्य किसने लिखा है, तो गंगा देवी। मधुरा विजयम नामक काव्य गंगा देवी ने लिखा है। ये विजय घाट के आश्रम में लिखा है। विजय घाट उनके क्या थे? गुरु थे। गंगा देवी के क्या थे? गुरु थे, या उनके जो शिक्षा दीक्षा जहाँ पाते थे वहीं के आश्रम था विजय घाट के आश्रम में उन्होंने ये लिखा था। अब सुनिए, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी किनकी पत्नी? कंपन राय की। मधुरा विजयम क्या है, तो महाकाव्य है। मधुरा विजयम क्या है, तो महाकाव्य है। इस महाकाव्य के लेखक कौन है, तो गंगा देवी। इस मधुरा विजयम महाकाव्य गंगा देवी ने कहाँ लिखा था, तो विजय घाट के आश्रम में। विजय घाट के आश्रम में लिखा था इन्होंने। इतना हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है आप लोग को बताते हैं।
फिर से आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो है ये 10 ठो नोट्स लिखवा दिए हम आप लोगों को। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, ये पीछे बताएं हम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अच्युत राय की जो रानी थी, अच्युत राय की रानी, उनका नाम था तिरुमलम्बा। अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तिरुमलम्बा। रानी तिरुमलम्बा किनकी रानी थी? तो अच्युत राय की। अच्युत राय एक राजा थे, सिंपल सा बात है, राजा होंगे तभी रानी होगी, हम होंगे तभी हमारी बेबी होगी। समझ में आया कि नहीं? महारानी होगी। वैसे आजकल की तो औरतों को आप लोग जान ही रहे हैं। तिरुमलम्बा अच्युत राय की रानी है। तिरुमलम्बा क्या है? अच्युत राय की रानी है। इन्होंने वरदम्बिका परिणय एक काव्य लिखा था। इन्होंने तिरुमलम्बा ने कैसा लिखा, कौन सा लिखा था? ये वाला वरदम्बिका परिणय एक चंपू काव्य लिखा था। कैसा काव्य था ये? चंपू काव्य था। कैसा काव्य था? चंपू काव्य था। वरदम्बिका परिणय कैसा काव्य था? तो चंपू काव्य था। वरदम्बिका परिणय कैसा काव्य था? तो चंपू काव्य था। और वरदम्बिका परिणय का लेखक कौन थी? तिरुमलम्बा किनकी पत्नी थी? तो अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलम्बा। या तिरुमलम्बा, रानी तिरुमलम्बा किनकी पत्नी थी? तो अच्युत राय की। यदि पूछेगा कि वरदम्बिका परिणय कैसा काव्य है? तो चंपू काव्य है। हम महाकाव्य का नाम हम आप लोगों को बताए ही हैं। अब देखते हैं, लास्ट है ये। क्षमा राव नामक एक विदुषी अति प्रसिद्ध थी। क्षमा राव क्या थी? क्षमा राव, पंडित क्षमा राव। इनका नाम है पंडित क्षमा राव। इनका नाम है पूरा पंडित क्षमा राव। ये संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी थी। विद्वान कहा जाता है पुरुषों को, विदुषी कहा जाता है औरतों को। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द में कोई दिक्कत ना हो। तो विदुषी थी, ये प्रसिद्ध विदुषी थी, अति प्रसिद्ध थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। समझ में आया कि नहीं? इनके पिता का नाम था पंडित शंकर पांडुरंगा। क्षमा राव, यदि पूछेगा क्वेश्चन कि आधुनिक युग की संस्कृत लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो पंडित क्षमा राव। आधुनिक युग की अति प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमा राव। आधुनिक युग की प्रसिद्ध लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका कौन है? तो क्षमा राव आधुनिक युग की प्रसिद्ध लेखिका है। इनके पिताजी का नाम क्या है? पंडित शंकर पांडुरंगा। इन्होंने अपने पिताजी के अच्छे चरित्र देख करके, उनका चरित्र बहुत अच्छा था, उन्होंने विद्वता प्राप्त किया था। जिनका चरित्र अच्छा होगा, मान लीजिए कि शिक्षक होने के लिए भी तो चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? बहुत व्यक्तियों को तो ऐसा लगता है, अभी की दुनिया जो है बहुत एडवांस लेवल में चल रहा है, तो आप लोग कृपया इससे बच के रहें, क्योंकि भाई हम तो भुक्तभोगी हैं, बहुत भोगे हैं। समझ में आया कि नहीं? अच्छे करने वालों को अच्छे से रहने वालों के लिए तो समझ लीजिए कि दुनिया टेढ़ करके घुसा देगा, उंगली निकाल लेगा। इसलिए सीधा मत रहिए कि कोई भी ऐसे धक पकड़ के खींच ले। ऐसे सीधा रहिएगा ना तो तोड़ दिए जाइएगा, टेढ़ रहिएगा ना तो पहले सीधा करने पड़ेगा, तब टूटेगा। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत टेढ़ रहना ज़रूरी है,
लेकिन दिखाना ज़रूरी नहीं है। समझ में आया ना? तो अच्छा चलते हैं हम लोग, वो सब छोड़िए। हमारा आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका निम्नलिखित में से कौन है, ऐसा यदि क्वेश्चन देगा तो आप लोग टिक मारिएगा पंडित छमाराव। क्या टिक मारिएगा? पंडित छमाराव। देखते हैं आगे, इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित शंकर पांडु। इनके पिताजी का नाम पंडित शंकर पांडु। पंडित शंकर पांडु के चरित्र के देख करके उनके चरित्र पर एक रचना उन्होंने लिखा था। किसने लिखा था? पंडित छमाराव ने एक रचना लिखा था, जिस रचना का नाम क्या है? शंकर चरित्रम। शंकर चरित्रम, शंकर चरित्रम लिखा था। इन्होंने गांधी जी से गांधी युग में प्रेरित हुए और गांधी युग में इन्होंने ये थी पंडित छमाराव, ये थी, तो इन्होंने सत्याग्रह गीत लिखा था। सत्याग्रह पर क्या लिखा था? गीत लिखा था। तो पूछेगा कि सत्याग्रह गीत किसने लिखा है? तो पंडित छमाराव। मीरा लहरी लिखा है इन्होंने। कथा मुक्तवाली लिखा है, विचित्र परिषद लिखा है, ग्राम ज्योति लिखा है। क्या क्या लिखा है? सत्याग्रह गीत लिखा है, मीरा लहरी लिखा है, कथा मुक्तवाली लिखा है इन्होंने, विचित्र परिषद लिखा है और ग्राम ज्योति। ग्राम ज्योति में मतलब ये गांव जो है एक प्रकाश है। देश के लिए तो प्रकाश ही होता है, बिना प्रकाश का कहाँ उच्चारण होने वाला है। बाकी यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भगवालकार लकार, भगवालकार, वर्णमाला भगवालकार, मिथिलेश कुमारी मिश्रा, ये सब जो इनके बाद कवित्री थी संस्कृत साहित्य लेखिका के। तो यही था चैप्टर। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लोग टेंशन फ्री होकर इतना पढ़िए और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। बस काफ़ी है। अब अगले चैप्टर अगले वीडियो इसका जो है क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव दे देंगे हम। आप लोग ऑब्जेक्टिव याद करके चले जाइएगा। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा और इससे बाहर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।